हेलो बच्चों। कंप्यूटर साइंस एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट +2 में, और ऐसा सब्जेक्ट जिसका एप्लीकेशन आज के समय में हमारे जीवन में लगभग बहुत सारी चीज़ों में है जो हम लोग अपने दैनिक उपयोग में लाते हैं। जैसे सबसे बड़ा चीज आज के समय में मोबाइल, सभी कोई हम लोग उपयोग में लाते हैं। बिना मोबाइल के आज के समय में कहा जाए तो किसी का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। कोई भी आदमी स्मार्टफोन के बिना, कोई भी आदमी से मेरा मतलब अधिकतर आदमी है ना, अधिकतर आदमी किसी स्मार्टफोन के बिना अपना समय गुजारना अभी सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि बहुत सारे काम उसके हैं जो स्मार्टफोन की मदद से पूरे हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें अपने जीवन में, दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग में लाते हैं, जहां पर माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर का यूज होता है। जैसे माइक्रोवेव ओवन हो, वॉशिंग मशीन हो, स्मार्टफोन जिसका हम बात कर रहे थे अभी, तो ये सब छोटा मोटा कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि भाई उसमें हमेशा से हमारे पास एक स्क्रीन होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, कैबिनेट होना चाहिए उसका सीपीयू वाला। तो कहने का मतलब कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट है वो अगर है किसी डिवाइस में, तो हम लोग उसको एक छोटा मोटा कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जिसमें लगा हुआ है, प्रोसेसर जिसमें लगा हुआ है। तो खैर ये सब बातें तुम लोग 11th में काफी पढ़े होगे, समझे होगे, देखे होगे। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी तुम लोगों ने काम किया होगा, C++। और ये तुम लोग देखे होगे कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सवाल उठता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। चर्चा करेंगे हम लोग उसके बारे में आगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे अभी पहले 12th में जो सिलेबस है उसके बारे में, क्योंकि 11th में तुम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी। C++ का फंडामेंटल चीज़ पढ़ा होगा तुमने, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ा होगा, फंक्शन पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें थी, इसमें से कुछ भी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। वो सब तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। जितनी भी चीजें तुमने पढ़ी हैं वो सभी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के भाग हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या यूज होता है, तो जैसे होता है क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट होता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग देखते हैं। इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा हमको फैसिलिटीज के रूप में उपलब्ध है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें कि आपको 12th में पढ़ना क्या क्या है। कंप्यूटर साइंस, तो पहला है C++ ओवरव्यू। तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा पढ़ा हुआ चीज है। 11th में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, तुमको वही चीज यहां पर C++ ओवरव्यू में तुम देखना, बुक में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर किन्हीं को 11th वाले किसी टॉपिक में दिक्कत होगा तो तुम 11th वाले क्लास का वीडियो देख लेना, उसमें सारा टॉपिक मेरा डिस्कस किया हुआ होगा, ठीक है। या फिर अगर अभी वो अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल हो जाएगा। तो 11th के किसी टॉपिक में अगर दिक्कत होगा तो आप 11th के वीडियोस को रेफर कर लोगे, देख लोगे।
इसके बाद हम लोग आएंगे ऊप्स कंसेप्ट में। इसके बारे में भी हम अभी ये कहेंगे कि अभी के लिए हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। रीजन, कारण क्या है? तो कारण यह है कि अभी काफी सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या संबंधित जो है वो अभी तुम लोगों को नहीं पता है। जैसे अगर हम अभी बात करेंगे क्लास का, बात करेंगे ऑब्जेक्ट का, बात करेंगे ओवरलोडिंग का, पॉलीमॉर्फिज्म का, तो ये सारी चीजें अभी आपको नहीं पता है। तो ऊप्स कंसेप्ट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुमको हम बताते जाएंगे जो ऊप्स कंसेप्ट से रिलेटेड टर्म्स होगा वो सब। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? तो हम लोग स्टार्ट लेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग से। यहां से हम लोग स्टार्ट लेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग से। ठीक है, जो कि ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है, पॉलीमॉर्फिज्म को। उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे आगे। फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद फिर तुम्हारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड चीज आएगा। यहां से सारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, फिर कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स क्या होता है। फिर इनहेरिटेंस, फिर इनहेरिटेंस के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग में। डेटा फाइल हैंडलिंग के बाद हम लोग आगे बढ़े पॉइंटर्स में। काफी समझने वाला टॉपिक है ये पॉइंटर्स। फिर पॉइंटर्स के बाद हम लोग आएंगे एरेज। यहां के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर। हालांकि एरे भी डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ना, लेकिन तुम्हारी बुक में वो अलग से चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। तो पहले वो, फिर हम लोग उसके बाद इन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में। डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे डेटाबेस कंसेप्ट्स। अब ये अलग चीज, C++ तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर तक ही रहेगा। ये डेटाबेस कंसेप्ट एकदम टोटली डिफरेंट चीज है उससे। इसमें हम लोग डेटाबेस के बारे में समझेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स क्या क्या है, उस पर हम लोग क्या क्या अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग वहां पर देखेंगे। डेटाबेस कंसेप्ट के बाद देखेंगे डेटाबेस पर काम करने के लिए एक हमको लैंग्वेज अवेलेबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें सारे कमांड्स और सिंटैक्स को देखेंगे जिसके मदद से हम लोग डेटाबेस पर काम कर सकते हैं। SQL के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, बूलियन अलजेब्रा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो तुमको कंप्यूटर साइंस में भी है, तुमको मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलेगा, कभी 12th में ही है बूलियन अलजेब्रा, और तुमको फिर मिलेगा ये फिजिक्स में भी, 12th में ही पढ़ना है बूलियन अलजेब्रा। तो ऐसा टॉपिक है ये जिसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये, और इसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको 12th में पढ़ने हैं। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि शुरुआत हम लोग करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग से। इसमें जितने भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे तुमको सारे टॉपिक्स को वीडियो में समझा दिया जाएगा, एग्जाम्पल समझा दिया जाएगा लेकर के, लेकिन इससे रिलेटेड जो नोट्स है
वो तुमको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाएगा इस ऐप में। जिस ऐप को आप लोग यूज कर रहे हो उसमें पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा सारे विषय में, सारे सब्जेक्ट्स में। तो कंप्यूटर साइंस का भी नोट्स आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। हाँ, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अब फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। कभी न कभी हो सकता है कि तुम लोग अपने जीवन में ओवरलोडिंग वर्ड यूज किए हो या सुने हो, बहुत हद तक संभव है। तो प्रायः हम लोग ओवरलोडिंग जो शब्द है उसका उपयोग कब करते हैं, कहां करते हैं? तो जनरली जब यह होता है कि किसी को उसके क्षमता से ज्यादा दिया हुआ रहे कुछ, जैसे मान लेते हैं अगर कोई गाड़ी, कोई माल ढोने वाला गाड़ी अगर है या कोयला ले जाने वाला गाड़ी है, जितना उसको अलाउड है, जितना उसको परमिशन है वजन कोयले का रखने का, अगर उससे वो ज्यादा रखा हुआ है तो प्रायः ये कहा जाता है गाड़ी ओवरलोड है। मतलब जो क्षमता उसका है उससे ज्यादा उस पर लोड है दिया हुआ, तो हम लोग उसको ओवरलोडेड कहते हैं, है ना। कोई कोई आदमी भी, कोई कोई व्यक्ति भी तुमको कहेगा अरे काम का बहुत ओवरलोड है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग भी ये शब्द का उपयोग करते हैं कि भाई काम का बहुत लोड है, ओवरलोडिंग है एकदम। तो मतलब हम क्या बतलाना चाहते हैं कि जो हमारी क्षमता है उससे ज्यादा काम हम पर पड़ा हुआ है, तो उसको ओवरलोडिंग कह रहे हैं। तो फंक्शन के साथ भी कमोबेश कुछ यही चीज है कि हम लोग जानते हैं या तुम लोग 11th में पढ़े होगे कि किसी भी प्रोग्राम में अगर फंक्शन एक से ज्यादा है तो सबका यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक नेम मतलब कोई भी दो फंक्शन का नाम सेम नहीं होगा। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हम लोग एक ही नाम से एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन तब सवाल उठता है कि भाई बनाएंगे तो फिर वो कंपाइलर या सिस्टम पहचानेगा कैसे उसको अलग अलग, मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेगा दोनों में, दोनों को वो अलग रूप में कैसे देखेगा? तो उसका उत्तर है कि फंक्शन हम सेम नाम से तो रखेंगे, लेकिन उसके पैरामीटर लिस्ट को बदल देंगे। अब ये सब जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ये तुमको पता होना चाहिए क्योंकि तुम 11th में फंक्शन पढ़े हो, और अगर नहीं तो चलो हम तुमको थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कि अगर हम तुमको कहें कि फंक्शन को डिक्लेयर करने का जो जनरल फॉर्म है ना, जो उसका फॉर्मेट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन का, वो कैसा होता है? तो तुम कहोगे कि सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है सर, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन नेम, और तब फिर ब्रैकेट में रहता है पैरामीटर लिस्ट। ये जनरल फॉर्म हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन का। मतलब अगर हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कंपाइलर को कि ये कोई फंक्शन है, इस नाम का हमको कोई फंक्शन आगे मिलने वाला है जिसका रिटर्न टाइप ये है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन अगर कोई काम परफॉर्म कर रहा है और जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो वापस कर रहा है कॉलिंग फंक्शन को, जिसने इसको कॉल करा है उसको अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो वैल्यू कैसा है, किस टाइप का है? इंटीजर है, कैरेक्टर है, या रियल है, मतलब फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कि पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, कि रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, वो सब हो सकता है। तो रिटर्न टाइप का मतलब हो गया कि फंक्शन किस टाइप का वैल्यू कॉलिंग फंक्शन को वापस कर रहा है, दे रहा है वापस। फंक्शन का नाम कॉमन एक आइडेंटिफायर नेम, कुछ भी हो सकता है, एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम होगा। और पैरामीटर लिस्ट,
पैरामीटर लिस्ट से मेरा मतलब होता है जो वैल्यूज हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं, जो काम हम फंक्शन को दिए हैं उसको पूरा करने के लिए जो वैल्यू हम उसको देते हैं वो पैरामीटर लिस्ट कहलाएगा। इसको कुछ ऐसे समझो कि मान लो तुमने एक कारपेंटर को कोई काम दिया। कोई भी आदमी है तो सारा काम खुद तो करेगा नहीं, किसी भी काम का स्पेशलाइजेशन किसी चीज में खास अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी आदमी जितनी भी चीजें की उसको आवश्यकता है सारा काम वो खुद से पूरा नहीं कर सकता। वही कारपेंटर भी नहीं बन जाएगा, पेंटर नहीं बन जाएगा, बढ़ई नहीं, राजमिस्त्री नहीं बन जाएगा, है ना, फिर क्या कहते हैं, धोबी नहीं बन जाएगा। तो सारा चीज वो खुद नहीं बन जाएगा। वो क्या करेगा कि सभी स्पेसिफिक काम के लिए अलग अलग लोगों को कंसल्ट करेगा। तो वही चीज फंक्शन के लिए भी है कि अगर मान लो किसी प्रोग्राम का लेंथ काफी बड़ा है ना, तो हम लोग उसको डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट प्रोसीजर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर आपने कारपेंटर को कोई काम दिया तो उसके लिए उसको कुछ सामान लगेगा, कुछ सामान की आवश्यकता उसको होगी, है ना। जैसे मान लो तुमने कहा कि हमको भाई किसी बड़े को तुमने कहा कि भाई हमको एक दीवान बनवाना है, तो उसको लकड़ी का जरूरत पड़ेगा। हालांकि मान लो अगर लकड़ी तुम खुद नहीं दोगे तो कम से कम पैसा तो जरूर दोगे लकड़ी खरीदने के लिए। तो जिससे हम काम करवा रहे हैं उस काम को पूरा करने के लिए अगर उसको किसी चीज की आवश्यकता है तो हम जो उसको वो चीजें दे रहे हैं वही पैरामीटर है। तो वही चीजें यहां पर कि फंक्शन हम जिस काम के लिए बनाए हैं उस काम को पूरा करने के लिए अगर फंक्शन को किसी वैल्यू की आवश्यकता है तो वो कैसे उसको मिलेगा, तो यही पैरामीटर के रूप में मिलेगा। ठीक है। अब क्या किया कि तुमने बढ़ई को या तो लकड़ी या फिर पैसे उसको दिए, वो तुम्हारा काम पूरा करके तुमको दीवान बना के देगा। माने तुमने जो उसको काम सौंपा था वो कंप्लीट करके तुमको कुछ देगा ना। तो उसी तरह फंक्शन के साथ भी है कि आपने इसको कोई काम असाइन करा, उस काम को पूरा करने के लिए जिन मानों की उसको आवश्यकता थी, जिन वैल्यूज का उसको जरूरत था, वो वैल्यू तुमने उसको एज पैरामीटर पास किया, फंक्शन ने वो काम को परफॉर्म किया और तब उसके बाद जब वो काम को कंप्लीट कर लिया और जो वैल्यू जो रिजल्ट आया अगर वो तुमको वापस करना चाहता है तो उसका टाइप तुमको यहां देना पड़ेगा कि वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यही चीज है रिटर्न टाइप हमारा यहां पर। आ गई बात समझ में। तो ये तो चलो बात हो गया कि फंक्शन का जनरल फॉर्मेट क्या होगा डिक्लेरेशन का। तो हम क्या कह रहे हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग से हमारा क्या मतलब है कि किसी प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन एक ही नाम से हो लेकिन उसका पैरामीटर लिस्ट अलग अलग हो। तो बाय डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट से मेरा क्या मतलब है, पैरामीटर लिस्ट अलग होगा तो सवाल उठता है कि वो किस रूप में हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो हम लोग उसको अलग कर सकते हैं संख्या में कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स बदल दें, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में कुछ नहीं है, तो पैरामीटर्स का संख्या बदल सकते हैं। दूसरा पैरामीटर का टाइप बदल सकते हैं, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, कोई इंटीजर होगा, कोई कैरेक्टर होगा, कोई कुछ और होगा, इस तरह से। और तीसरा कि हम लोग उसका पैरामीटर का सीक्वेंस बदल सकते हैं, पैरामीटर के सीक्वेंस को भी हम लोग बदल सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजों को हम लोग पूरा करके उन फंक्शंस को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या उनमें आपस में डिफरेंस ला सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है फंक्शन ओवरलोडिंग से मेरा मतलब हो गया कि फंक्शंस हैविंग सेम नेम, functions having same name but different parameter list,
डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट्स। अब देखो, एक पैरामीटर लिस्ट को हम लोग सिग्नेचर नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है सिग्नेचर। याद रखना कि किसी फंक्शन के सिग्नेचर से मेरा क्या मतलब होता है कि भाई उसका पैरामीटर लिस्ट क्या है, कैसा है, कितना आर्गुमेंट है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट क्या है, यही उसका सिग्नेचर कहलाता है। तो कहीं कहीं सिग्नेचर नाम से भी हम लोग पैरामीटर लिस्ट को उपयोग में लाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको सिग्नेचर वर्ड समझ में ना आए कि फंक्शन का सिग्नेचर से हमारा क्या तात्पर्य है। तो सिग्नेचर से हमारा मतलब वही है पैरामीटर लिस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट आर कॉल्ड ओवरलोडेड फंक्शन। वो ओवरलोडेड फंक्शन है। तो बाय डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट वी मीन, या पैरामीटर्स विल डिफर इन, किसमें किसमें बदलाव होगा? तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसमें हम चेंज कर सकते हैं कि जो पैरामीटर्स हम लोग पास कर रहे हैं फंक्शन को, उसका संख्या बदल दें। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जिस तरह के वैल्यू हम लोग फंक्शन को पास कर रहे हैं उसके टाइप को बदल दिया जाए। कि मान लो इंटीजर अगर पास कर रहे थे तो कभी डबल पास कर रहे हैं, या एक से ज्यादा अगर है तो कॉम्बिनेशन हम डिफरेंट कर दे रहे हैं पैरामीटर्स के टाइप का। ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो चलो एक हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तुमको फंक्शन ओवरलोडिंग समझाने के लिए। तब फिर इसमें धीरे धीरे हम लोग आगे और बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग में हमको क्या क्या परेशानियां भी आ सकती हैं, एडवांटेजेस इसका क्या क्या हो सकता है। तो एक देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम लोगों को बहुत सारे फंक्शन का नाम याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मान लो हम लोग डिफरेंट पॉलीगॉन्स का एरिया निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स नंबर ऑफ साइड्स। मान लो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, इन सब का अगर एरिया निकालना है तो एक तरीका हो सकता है कि भाई सभी के लिए हम अलग अलग एरिया का नाम ले लें कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ क्या कहते हैं रेक्टेंगल, जो भी है। तो कोडिंग करते समय क्या होगा कि सबका नाम हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन किसके एरिया के लिए हम लोग बनाए थे, क्या नाम दिए थे। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमको बहुत सारे नाम का जरूरत नहीं है, एक ही नाम रहेगा तो हमको उतना नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, एक ही नाम से मेरा काम चल जाएगा। केवल हमको पैरामीटर लिस्ट बदलना है। अगर 3 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, 3 साइड पास करेंगे तो वो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर देगा। एक ही साइड अगर उसको देंगे तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करके हमको दे देगा, है ना। 2 साइड अगर उसको देंगे लंबाई और चौड़ाई तो हमको रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके मिल जाएगा। लेकिन ये जो भी काम होगा उसके लिए हमको कोड लिखना होगा, कंप्यूटर अपने नहीं दे देगा, कोडिंग करना पड़ेगा उसके लिए। तो चलो एक उदाहरण लेते हैं हम लोग इस पर। तो एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर फंक्शन को बदल रहा है, मतलब अलग अलग फंक्शन कॉल कर रहा है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम लोग चेंज करके फंक्शन को ओवरलोड करने जा रहे हैं। तो तुमको पता होगा कि कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग C++ का बनाते हैं
तो सबसे पहले दो हेडर फाइल्स उपयोग में लाते हैं, iostream.h एंड conio.h। ठीक है, दो फंक्शन हम डिक्लेयर कर ले रहे हैं, int मतलब ये रिटर्न टाइप हो गया, एरिया, और एक ही वैल्यू हम दे रहे हैं पैरामीटर के रूप में। फिर int एरिया, दो वैल्यू दे रहे हैं पैरामीटर के रूप में। तो तुम ध्यान दो कि दोनों फंक्शन का नाम हमने सेम रखा है, दोनों फंक्शन का नाम एरिया ही है, दोनों का रिटर्न टाइप भी सेम है, इंटीजर ही है, लेकिन इसका पैरामीटर लिस्ट और इसका पैरामीटर लिस्ट अलग अलग है। इसमें एक आर्ग्यूमेंट है और इसमें दो आर्ग्यूमेंट है। तो ये डिफरेंशिएट कर रहा है इन दोनों फंक्शन को कि एक में दो पैरामीटर है, एक में एक पैरामीटर है। तो एक पैरामीटर जब हम लोग पास करके फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और जब दो आर्ग्यूमेंट पास करके फंक्शन कॉल करेंगे तब ये होगा। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम में आते हैं। void main, मान लें दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए, तीन भी ले सकते हैं। जैसे हम अभी एक आर्गुमेंट जब पास किए तो ये मान के चल रहे हैं कि एक से हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और दो आर्गुमेंट जब हम पास कर रहे हैं तो उससे किसी रेक्टेंगल यानी आयत का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हो सकता है तुम्हारे मन में ये बात आए कि सर हम लोग तो अब तीन वेरिएबल क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखो, एक समय में किसी एक पार्टिकुलर टाइम में तुम किसी एक ही फंक्शन को कॉल करोगे, या तो ये कॉल होगा एक समय में या ये होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेमोरी में एक समय में कोई एक ही फंक्शन आएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तुमको कितना जरूरत है, तो दो, क्योंकि इसमें हमको दो का रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसको कॉल करेंगे तब तो एक ही वैल्यू से मेरा काम चल जाता। तो इसीलिए आप दो वेरिएबल भी लीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं है, दो से ही काम हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ये इच्छा है कि भाई हम एरिया के लिए भी वेरिएबल ले लें तो आप ले सकते हो, हालांकि कोई उसका जरूरत नहीं है। अब एक मैसेज हम डिस्प्ले कर दें कि मान लो हमको स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो हमको उसके साइड का लेंथ चाहिए। तो ये हम एक प्रॉम्प्ट देंगे यूजर को जो उस प्रोग्राम को रन कर रहा है, क्योंकि देखो कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो उसको इंटरएक्टिव रखते हैं। इंटरएक्टिव कहने का मतलब क्या, कि वो स्टेप बाय स्टेप हमको गाइड करेगा कि हमको करना क्या है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग किसी एटीएम मशीन को उपयोग में लाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो क्या होता है, हम लोग एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डाल दिए और अपने अपने पैसा निकल जाता है? नहीं, हम लोग एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमको मिलता है कि पहले कि अपना पिन एंटर करें आप, हम लोग पिन एंटर करते हैं, फिर अकाउंट आपका कैसा है, सेविंग्स है, करेंट है, ये सब पूछा जाता है, वो हम लोग एंटर करते हैं। फिर कितना अमाउंट आपको निकालना है ये पूछा जाता है, फिर हम लोग अमाउंट एंटर करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पर आता है कि भाई हमको आगे करना क्या है। तो इसी तरह जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोगों का ये कोशिश होना चाहिए कि उसको जितना हो सके उतना इंटरएक्टिव बनाए। इंटरएक्टिव कहने का मतलब वो यूजर से इंटरैक्ट करे, उसको गाइड करे स्टेप बाय स्टेप कि उसको क्या करना है। डेटा एंट्री का काम करना है यूजर को, तो कौन सा डेटा वो एंटर करेगा, किसके लिए एंटर करेगा। केवल स्क्रीन पर कर्सर ब्लिंक करते रहने से हमको नहीं पता चल जाएगा अच्छा अभी ये मांग रहा है, अगला बार में ये मांगेगा, अगले बार में ये मांगेगा, नहीं चलेगा पता। तो वो एक मैसेज हम लोग उसको देंगे। ये प्रोग्रामर का ड्यूटी है ना, कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे कि कोई आम आदमी जिसको नहीं भी आइडिया है और वो उस डिवाइस को या सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है,
तो वो आसानी से कर सके। तो हम लोग यहां पर एक मैसेज पहले देते हैं कि एंटर लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो सी इन ए, ठीक है, जो वैल्यू वो एंटर करेगा तो वो ए में आएगा। अब हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं और डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये फंक्शन कॉल कर लेंगे एक पैरामीटर पास करके कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, फंक्शन कॉल कर लो और पैरामीटर पास कर दो उसको, एरिया डिस्प्ले हो जाएगा स्क्वायर का। अब आ जाओ कि अगर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, सी इन ए बी, दोनों साइड दे दी। अब हमको एरिया कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है तो वो फंक्शन कॉल कर लेंगे दो पैरामीटर वाला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ए बी, गेट सी एच और एंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक प्रोग्राम हुआ, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी ये दोनों फंक्शन हमको डिफाइन भी करना है। तो अभी क्या है कि दो जगह हमने फंक्शन कॉल करा, यहां और यहां। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कंपाइलर इसके आर्ग्यूमेंट को मैच कराएगा कि ये जो फंक्शन कॉल डेफिनेशन है, ये जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, सॉरी, ये जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, ये इसका फॉर्मेट कौन से फंक्शन डिक्लेरेशन से मैच कर रहा है, किसके जैसा है वो। तो ऑब्वियस सा बात है कि इस कॉल स्टेटमेंट का फॉर्मेट इससे मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है और वो भी इंटीजर टाइप है, इसका भी वही। तो ये इससे मैच कर रहा है तो ये फंक्शन कॉल करेगा, उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो लेकिन जब ये फंक्शन वो कॉल कर रहा है तो इसको जब वो मैच कराएगा फंक्शन के फॉर्मेट के साथ तो इसके साथ मैच करेगा, क्योंकि यहां पर दो आर्ग्यूमेंट है उसके पास इंटीजर टाइप का, और यहां भी हम दो आर्ग्यूमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को वो कॉल करेगा, इसको भी डिफाइन करेंगे हम लोग। इस फंक्शन को कॉल करेगा तो रेक्टेंगल का एरिया हमको मिलेगा। तो ये दोनों फंक्शन आप डिफाइन कैसे करोगे, बहुत इजी, कि पहला वाला है INT एरिया INT x, इंटीजर टाइप है ना पैरामीटर। तो ये जो वैल्यू वो पास करेगा उसको रिसीव करने के लिए कोई होना चाहिए वेरिएबल, हम वहां पर x ले लिए, है ना। और रिटर्न स्क्वायर का एरिया ये कैलकुलेट कर रहा है तो x इंटू एक्स ये रिटर्न कर देगा। अब सेकंड वाला INT एरिया INT x INT y, अब ये दोनों का प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है भाई, बस, है ना। तो इस तरह से ये काम होगा। ये एक फंक्शन ओवरलोडिंग का एक सिंपल सा एकदम बेसिक एग्जांपल हो गया, है ना, कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर कंपाइलर ये डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा फंक्शन कॉल करना है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। कि जब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मिलेगा कंपाइलर को तो वो देखेगा कि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट जो है हमारे किस फंक्शन डेफिनेशन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली मैच नहीं भी करेगा तो भी इसका उपाय होता है। ये हम आगे जब बढ़ेंगे, हम लोग इस वीडियोस में जब हम लोग आगे और बढ़ेंगे तो तुम लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे वो मैच परफॉर्म करता है, क्या क्या होता है उसमें। तो यहां पर सिंपल सा बात है कि जब एक आर्गुमेंट वाला हम पास किए तो इसको कॉल किया जो कि स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करके दिया, और जब दो आर्गुमेंट पास किए तो वो
इस फंक्शन को कॉल किया जिसमें 2 आर्गुमेंट पास किया हुआ था। तो नाम दोनों फंक्शन का सेम है, लेकिन पैरामीटर लिस्ट अलग अलग है और उस आधार पर वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि और भी क्या क्या केसेस हो सकता है फंक्शन ओवरलोडिंग का, और उसमें क्या क्या एम्बिग्यूअस केस, एम्बिगिटी का केस, माने हम लोग कह सकते हैं कब अस्पष्ट स्थिति आ जाएगा, जब कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हमको कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, सारे बातें हम लोग बाद में अगले